नमस्कार, गुड इवनिंग। गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ्स की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के एक नए चैप्टर ग्राफीय निरूपण एवं बीजीय व्यंजक की। यहाँ पे अगर बात की जाए अभी तक मैथ्स की, तो हमने मैथ में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आपके मैथ्स में फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 10 चैप्टर हैं और 10 में से 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। अभी मैथ्स के जो चैप्टर बचे हुए हैं, ये चैप्टर उतने टफ नहीं हैं जितने कि पिछले चैप्टर थे। पिछला एक चैप्टर था आपका परसेंटेज अच्छा चैप्टर था। आप सभी से मैं फिर से यही कहूँगा कि परसेंटेज चैप्टर को आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि केवल डीएलएड में भी नहीं, आपकी बाकी परीक्षाओं में भी आपके लिए ये यूजफुल होगा। आज का जो चैप्टर है ये बहुत ही सिंपल है। अगर एक बार आपने ठीक प्रकार से पढ़ लिया तो दोबारा ये चैप्टर आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर बात करें हम पिछले चैप्टर की परसेंटेज की, तो आपने एक बार पढ़ लिया, उसको फिर से रिवाइज कीजिए, तब जाके वो आपके दिमाग में बैठेगा और आप उसके प्रश्न परीक्षा में सही कर पाएंगे। लेकिन आज के चैप्टर की हम अगर बात करें ग्राफीय निरूपण की, तो ये चैप्टर इतना आसान है कि अगर एक बार आपने ठीक से पढ़ लिया तो आप इसके सारे प्रश्न सही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू कर लेते हैं एक नया चैप्टर ग्राफीय निरूपण। अध्याय 6 है आपका और यहाँ पे है आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण एवं बीजीय व्यंजक, ये आपका चैप्टर है। अब यहाँ पे सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण। अवर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं आपके क्लास में। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट हैं जो बिहार के हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो यूपी के हैं। ठीक है, ये आपने कर दिया। अभी तो मैंने कहा ये 100 बच्चे हैं, सब मिक्स हैं और ये आपकी क्लास में हैं। ये अवर्गीकृत हैं, मतलब हमें ये पता नहीं है कौन कहाँ का है, कौन कितना नंबर प्राप्त किया था, कौन से ज़िले का नहीं पता, लेकिन हमने इनको वर्गीकृत किया। हमने इनको क्या किया? डिवाइड किया। तो डिवाइड कैसे कर सकते हैं? हमने कहा कि ये देखते हैं इसमें कितने यूपी के हैं, कितने बिहार के। डिवाइड किया तो मान लीजिए आपने कहा कि 50 बच्चे बिहार के हैं और 50 बच्चे यूपी के हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इनको अवर्गीकृत था ये और इनको हमने वर्गीकृत किया। अब इन 50 में भी देखिए ज़रा, क्या बिहार के 50 बच्चे सब एक ही ज़िले से होंगे? नहीं। आपने कहा 10 बच्चे जो है वो बिहार के पटना ज़िले से हैं, पटना से। 10 बच्चे मुजफ्फरपुर से हैं मान लीजिए, 10 बच्चे मान लीजिए दरभंगा से हैं, 10 बच्चे मान लीजिए समस्तीपुर से हैं और 10 बच्चे मान लीजिए खगड़िया से हैं या फिर किसी भी ज़िले, भागलपुर से मान लीजिए, भागलपुर से हैं। ठीक है, तो ये वर्गीकृत हो गया। अब यहाँ पे 50 बच्चे यूपी के, मान लीजिए 10 बच्चे जो है वो मैनपुरी के हैं, 10 बच्चे यहाँ पर इटावा के हैं, 10 बच्चे यहाँ पर लखनऊ के हैं, 10 बच्चे यहाँ पर आगरा के हैं और 10 बच्चे यहाँ पर कानपुर के हैं मान लीजिए। तो अब बताइए, हमने कहा कि हमारे कॉलेज में टोटल 100 स्टूडेंट हैं। इसमें क्या था कि सब बच्चे शामिल थे। अब ये अवर्गीकृत था। ये 100 स्टूडेंट क्या था, 100 विद्यार्थी जो थे, ये अवर्गीकृत था। इसको हमने वर्गीकरण नहीं किया था। अब हमने क्या कर दिया? इसका वर्गीकरण किया। ये क्या है? अवर्गीकृत। और यहाँ पे ये वर्गीकरण कर दिया। तो वर्गीकरण में क्या हुआ? स्टूडेंट को हमने मैनेज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। जैसे कभी आपने देखा होगा, इससे भी और सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनाइज करने का। कभी आपने कोई सामान बेचा है, आप में से कई लोगों के यहाँ परचून की दुकान होगी, राशन की दुकान होगी, किराना स्टोर की दुकान होगी। मैं एक एग्जांपल किराना स्टोर से ले लेता हूँ, वैसे तो बहुत सारी जगह आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ कोई किराना स्टोर की दुकान है, तो होता क्या है कि किराना स्टोर में हर तरह के ग्राहक आते रहते हैं। कोई ग्राहक आएगा 1 किलो आटा खरीदेगा, कोई आएगा 1 कुंटल आटा खरीदेगा, कोई आएगा 1 लीटर तेल खरीदेगा, कोई 5 लीटर खरीदेगा, कोई 5 रुपये का कुरकुरे खरीदेगा, कोई 5 रुपये का बिस्किट खरीदेगा, कोई 1 रुपये की टॉफ़ी खरीदेगा। तो इस किराना स्टोर का जो बॉक्स होता है जिसमें पैसा रखते हैं,
उस बॉक्स में आप बताइए, किराना स्टोर का एक बॉक्स होता है ऐसा जिसमें कि पैसा रखा जाता है, तो उसी में 1 रुपए के सिक्के आए आपने उसी में डाल दिए, 5 रुपए के सिक्के आए आपने उसी में डाल दिए, 10 का नोट आया आपने उसी में डाल दिया, 100 का नोट आया आपने उसी में डाल दिया, 500 का आया उसी में डाल दिया। आप इसी में डालते जाते हैं पूरा, ठीक है, 10, 100, 5, 50, 20 सब डालते हैं। लेकिन जब आप शाम को दुकान बंद करते हैं तो इनको क्या करते हैं, एक एक के सारे नोट अलग रख देते हैं, सिक्के अलग, 5 के सारे सिक्के अलग अलग करते हैं कि नहीं करते हैं, 10 के सारे नोट अलग करके उनकी गड्डी बना देते हैं, 100 के सारे नोट अलग करके उनकी गड्डी बना देते हैं, 500 के सारे नोट अलग करके उनकी गड्डी बना देते हैं। तो ये जो था, ये बॉक्स में सारे नोट एक साथ पड़े हुए थे, ये था अवर्गीकृत। और ये जो आपने अलग अलग इनको मैनेज कर दिया, ये हो गया वर्गीकृत। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही सीखना है कि कोई भी डाटा जो बिखरा हुआ है, जिसमें सब कुछ मिक्स है, उस डाटा को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, वर्गीकृत किया जाए। जैसे कि परचून दुकानदार, किराना स्टोर वाला क्या करता है कि दिन भर तो अपने गले में नोट भरता रहेगा, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, ऐसे भरता रहेगा। लेकिन जब वो दुकान बंद करेगा तो उनको 10 के नोटों को अलग रखेगा, 50 के नोटों को अलग रखेगा, 100 के नोट को अलग रखेगा, 500 के नोट को अलग रखेगा। यही था कि दिन भर उसने जो कमाया वो अवर्गीकृत था, एक ही जगह सारे नोट रखे थे, और बाद में उसने क्या कर दिया, उन सबको अलग अलग कर दिया, 10 के नोट को अलग, 50, 100 के सबके अलग अलग, यही वर्गीकृत हो गया। इतनी बात समझ में आई? तो उम्मीद है कि इस चैप्टर के पहले टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि भाई ऐसे ऐसे हम इसमें डिवाइड करते हैं। अब चलते हैं हम लोग, जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रतिदिन की दिनचर्या में हमें समाचारों, क्रिकेट के खेलों, रेडियो तथा दूरदर्शन से विभिन्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। ये प्राप्त आंकड़े एवं सूचना अवर्गीकृत होते हैं। जैसे आंकड़े जो भी मिले वो अवर्गीकृत है ना। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें इंटरनेशनल खबर, नेशनल खबर, गांव की खबर, देहात की खबर, पढ़ाई की खबर, मनोरंजन की खबर, सब मिक्स होती है। उसको वर्गीकृत करना है आपको, तो क्या करेंगे, आप खेल वाले एक जगह लिख लीजिए जो भी न्यूज़ है, आप क्रिकेट वाला, खेल में भी सब मिक्स है तो क्रिकेट वाला अलग लिख दीजिए, फुटबॉल वाला अलग लिख दीजिए। यानी कि चीज़ों को मैनेज वे में लिख देने को ही वर्गीकृत कहते हैं। इन्हें व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकृत किया जाता है। इनका वर्गीकरण उनकी प्रकृति, संख्या, मूल्य तथा आकार के आधार पर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए किसी विद्यालय की कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों के अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक ये हैं। ठीक है, कोई विद्यालय है जिसमें क्लास 5 के स्टूडेंट हैं, और जो क्लास 5 के स्टूडेंट हैं उनकी संख्या टोटल है 10, और उनके ये नंबर आए हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट के 35 आए, एक के 20 आए, एक के 15, 7, 42, 37, 38, 47, 7 और 12, ये 10 स्टूडेंट है, 10 के अलग अलग नंबर आए हैं। अब इनको हमने ऐसे बता दिया आपके कितने नंबर आए। अब इनमें से हमें वो स्टूडेंट ढूंढने हैं जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं, तो हम वर्गीकरण कर रहे हैं, फेल वालों को अलग करेंगे, फिर हम पास वालों को अलग करेंगे, और पास वाले में भी फर्स्ट डिवीज़न वालों को अलग करेंगे। हमने कहा 10 स्टूडेंट हैं, उनके अलग अलग नंबर आए, तो ये अवर्गीकृत डाटा है। अब इसको वर्गीकृत करने के लिए क्या होगा, इसमें देखेंगे कौन कौन फेल है, फेल वालों को अलग कर देंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ, उनको अलग कर देंगे, और बाकी जो पास हुए उनको अलग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वर्गीकृत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, 17 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। तो हम ऐसे विद्यार्थियों को अलग कर देंगे जिनके 17 से कम नंबर आए होंगे, क्योंकि वो क्या है, वो बेचारे फेल हो चुके हैं। ठीक है, जैसे आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप भी फेल होंगे, आपको बेचारा बोला जाएगा। 30 अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र फर्स्ट डिवीज़न में पास माने जाएंगे। अगर 30 से ज़्यादा आए हैं नंबर या 30 आए तो फर्स्ट डिवीज़न। 17 या इससे अधिक प्राप्त करने वाले उत्तीर्ण माने जाएंगे। मतलब ऐसे विद्यार्थी जिनका 17 और 30 के बीच में नंबर आया है, ये पास तो माने जाएंगे, लेकिन ये फर्स्ट डिवीज़न में नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इन तीनों को अलग अलग कर देंगे। ऐसे स्टूडेंट को अलग करेंगे जो कि फेल हो गए, ऐसे स्टूडेंट को अलग करेंगे जो पास हो गए, और ऐसे स्टूडेंट को अलग करेंगे जो पास में भी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। अगर हम ऐसा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये जो अवर्गीकृत डाटा था ये वर्गीकृत हो जाएगा। जैसे कि उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण तथा प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अनुत्तीर्ण छात्र, तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं
जो कि 17 से कम नंबर पाए। तो इसमें देखिए 17 से कम कौन कौन सा है। एक तो आपका 17 से कम है 12, दूसरा है 7 और तीसरा फिर से 7। तो यहाँ पर 17 से कम वाले कौन कौन से हो गए, 7, 7, 12, ये लोग फेल हो गए। 7, 7, 12, यहाँ पे और तो कोई नहीं, 7, 12, 15 भी है, ठीक है 15। तो ये स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो गए, 4 स्टूडेंट, इनको हमने अलग कर दिया। अब हमने देखा कि बचे हुए स्टूडेंट तो सारे पास हैं, तो पास में भी क्या है, कुछ फर्स्ट डिवीज़न है और कुछ नॉर्मल पास हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 15 के बाद जो सबसे ज़्यादा नंबर हैं वो आपके 20। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 20, 20 लिख दिया, 15 लिख दिया, 7 लिख दिया, 7 लिख दिया, 12 लिख दिया। अब देखिए 20 के बाद जो सबसे ज़्यादा है वो आपके 35 हैं, ठीक है 35 नंबर। अब 35 के बाद आपका 37 है, 38 है। तो यहाँ पे लिख दिया 37, 38, फिर अब 42, फिर 47, 42, 47। तो ये सब क्या है, सब पास है। लेकिन इसमें जो ये 20 है ये तो नॉर्मल पास है, ये 20 जो है ये नॉर्मल पास है। लेकिन ये जो 20 के बाद हैं ये सब पास तो है लेकिन फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं, क्योंकि 30 अंक से ज़्यादा लाने वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न से पास होगा। तो इनको हमने अलग अलग कर दिया। अनुत्तीर्ण छात्रों को यहाँ पे लिख दिया हमने, भाई ये छात्र अनुत्तीर्ण हो गए इन 4, क्योंकि इनके 17 से कम नंबर है। फिर यहाँ पे ये जो 6 स्टूडेंट है ये उत्तीर्ण हैं, लेकिन इसमें एक स्टूडेंट ऐसा है जो केवल नॉर्मल उत्तीर्ण है और बाकी 5 स्टूडेंट कैसे हैं, ये 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीज़न में हैं। तो इनको अलग अलग कर दिया, बस यही हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, इन आंकड़ों को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार के रेखा चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इनको हम क्या करेंगे, वर्गीकृत करने के लिए कई प्रकार के रेखा चित्रों का प्रयोग करेंगे। और जो कई प्रकार के रेखा चित्र होते हैं उनमें से पहला जो आपका होता है वो होता है पिक्टोग्राफ। पिक्टो का मतलब आप पिक्चर समझ लीजिए, पिक्चर, PICTURE, पिक्चर, पिक्चर मतलब फोटो। तो पिक्टोग्राफ में क्या होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका फ़ोटो लगा होगा, फ़ोटो सिंबल। जैसे कि उसने कहा कि एक टोकरी में फूल भरे हुए हैं, मान लीजिए टोकरी है आपके पास और इस टोकरी में क्या है, इस टोकरी में बहुत सारे फूल हैं, इस टोकरी में बहुत सारे फूल हैं। तो इसमें कुछ फूल जो है गुलाब के हैं, कुछ फूल यहाँ पर गेंदा के हैं, कुछ फूल यहाँ पर गुड़हल के हैं, कुछ फूल यहाँ पर कमल के हैं, ऐसे बहुत सारे फूल हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सब मिक्स हैं। अब हम इसको अलग अलग रखेंगे, तो अलग अलग रखेंगे तो हमने देखा कि 5 फूल जो है वो गुलाब के थे, तो 5 गुलाब हमने अलग रख दिए। अब गुलाब का जो भी सिंबल होगा वो हम फूल का यहाँ पे बना देंगे, जैसे गुलाब का जो सिंबल होगा बना देंगे। फिर यहाँ पे गेंदा, तो गेंदा के फूल अलग रख देंगे, कमल के अलग, और उनका सिंबल जैसा फूल दिखता है वैसा ही फोटो उसका बना देंगे हम। इसी को हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। तो आज का जो चैप्टर उसमें हम पिक्टोग्राफ को ही समझेंगे। कल के चैप्टर में हम बार ग्राफ और पाई वृत्त आरेख को हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग, बार ग्राफ का क्या मतलब होता है, जैसे इस तरह से बना होता है, ऐसे ये बन गया, फिर ऐसे बन गया, ऐसे थोड़ा बड़ा बन गया, ठीक है, इससे भी बड़ा बन गया थोड़ा ऐसे, तो ये बार ग्राफ समझ लीजिए। और जो आपका पाई ग्राफ, मान लीजिए ऐसे गोला है और इसी में बता देगा इतने लोग ये करते हैं, इतने ये, इतने ये, तो ये आपका पाई ग्राफ हो गया। ये आपको समझाएंगे हम। आज समझते हैं पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ पे चलते हैं। यह एक ऐसा ग्राफ है जो चित्र या प्रतीक का उपयोग करके संख्यात्मक जानकारी दर्शाता है। मतलब क्या करते हैं हम, चित्र या प्रतीक बना देते हैं। पिक्टो का मतलब फोटो है, तो जो बोला जाए जैसे 5 लड़कियां हैं तो हम 5 लड़कियों का सिंबल बना देंगे, 10 लड़के हैं तो लड़कों का सिंबल बना देंगे, 5 कुत्ते हैं तो हम 5 जगह कुत्ते का सिंबल बना देंगे। यही आपका क्या है, चित्र या प्रतीक है। यह डेटा सेट को प्रदर्शित करता है। पिक्टोग्राफ के उपयोग से आंकड़ों को समझना और पढ़ना सरल हो जाता है। पिक्टोग्राफ में आंकड़ों का दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सामान्य ग्राफ के स्थान पर चिन्ह प्रतीक का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह या प्रतीक कुछ बनाए जाएंगे। इसमें चिन्ह या प्रतीक का तुलनात्मक आकार छोटा
बनाया जाता है। इसे पिक्टोग्राफ, पिक्टोरियल चार्ट या पिक्चर ग्राफ भी कहा जाता है। छोटा बनाना पड़ेगा ना, पता चला कुत्ता है तो पूरा कुत्ते जितना बड़ा कुत्ता बनाएंगे तो पेज पे कहाँ बन पाएगा। कुत्ते का अगर हम सिंबल बनाएंगे तो छोटा सा ही तो बनाएंगे। मान लीजिए कहा गया कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 100 स्टूडेंट हैं, तो अब स्टूडेंट का जो फोटो बनाएंगे वो क्या हम रियल में स्टूडेंट के बराबर बना देंगे? उतना बड़ा फोटो बनाएंगे तो पेज पे आएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा फोटो बनाएंगे। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक दुकानदार सप्ताह के 6 दिन काले रंग के कई बॉक्स बेच देता है। इस संख्यात्मक सूचना को पिक्टोग्राफ में दर्शाया गया है। एक दुकानदार है, सप्ताह के 6 दिन वो सामान बेचता है, वो काले रंग के क्या बेचता है, बॉक्स बेचता है। तो अब उसने सोमवार को 4 बॉक्स बेचे हैं, तो इसीलिए उसने क्या कर दिया है, सोमवार को 4 बॉक्स बेचे हैं, 1 2 3 4। तो इसको पिक्टोग्राफ की मदद से बताओ। तो यहाँ पे क्या कर दिया कि हमने 4 बॉक्स यहाँ पे बना दिया और यही हो गया सोमवार को बेचे गए बॉक्स की संख्या। मंगलवार को उसने 2 ही बॉक्स बेचे हैं, तो उसने 2 बॉक्स यहाँ पर बना दिए। बुधवार को उसने 3 बॉक्स बेचे हैं, तो उसने 3 बॉक्स यहाँ पर बना दिए। बृहस्पतिवार को उसने 5 बॉक्स बेचे हैं, तो उसने 1 2 3 4 5 बॉक्स बना दिए बृहस्पतिवार को। और शुक्रवार को उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स बेचे हैं, तो शुक्रवार के दिन हमने क्या कर दिया, 8 बॉक्स बना दिए। शनिवार को केवल 1 ही बॉक्स बेचा है, तो हमने 1 बॉक्स बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब जैसे आपसे पूछा गया बेचे गए बॉक्सों की संख्या, तो सोमवार को 4 बॉक्स, कितने बॉक्स, 4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, सोमवार को कितना था, 4 बॉक्स थे, तो हो गया। मंगलवार को 2 बॉक्स, बुधवार को 3 बॉक्स, बृहस्पतिवार को 5 बॉक्स, शुक्रवार को 8 बॉक्स, शनिवार को 1 बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। सबसे कम बिक्री का दिन, तो यहाँ पे सबसे कम शनिवार को 1 ही था। सबसे अधिक बिक्री का दिन तो शुक्रवार को 8 था। तो यहाँ पर क्या था, बस इतना करना था आपको कि आपने क्या किया कि जितना भी उसने बेचा उसको हमने पिक्चर के फॉर्म में बना दिया। जैसे कि मान लीजिए आपने जितना चैप्टर पढ़ लिया उसको आप पिक्चर के फॉर्म में बना दीजिए। जैसे आपने गणित पढ़ लिया, गणित आपका पूरा फिनिश हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर का आपने मैथ पूरा पढ़ लिया, तो आपने क्या कर दिया, आपने मैथ्स की किताब का चिन्ह बना दिया और अपने टाइम टेबल पे लगा दिया मैथ फिनिश, यानी चिन्ह बना के मैथ की किताब का और उसको कट कर दिया। कहने का मतलब मैथ आपका फिनिश हो गया, ऐसे हो गया। जैसे मान लीजिए देखा होगा ना, गजनी वगैरह मूवी देखी है आपने। गजनी मूवी में क्या करता है, वो फ़ोटो लगाता है अपने दुश्मनों की, और जो उसमें से मरते जाते हैं गजनी मूवी में वो फ़ोटो लगा लेता है अपने दुश्मनों की, और उनमें से जो मरते जाते हैं, जिनको वो निपटाता जाता है, उनको क्या करता है, उनके सामने वो कट करता जाता है, ये ख़त्म, अब केवल ये बचा। ठीक है, फिर जैसे इसको मारा ये भी ख़त्म। तो यही तो पिक्टोग्राफ है, पिक्चर के माध्यम से समझना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, 5 छोटे शहरों, इसमें आगरा, बरेली, झांसी, मुरादाबाद तथा मथुरा की बात की गई है। इनमें अशिक्षित बच्चों की संख्या ग्राफ में प्रदर्शित की गई है। ठीक है, इसके द्वारा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 छोटे शहरों में, जैसे, और यहाँ कहा गया चित्र का मान 100 बच्चे है। जैसे एक ये है ना, एक, तो 1 का मान 100 है, एक चित्र का मान 100 के बराबर है, ऐसे है। तो इसमें 5 शहरों में बच्चों की संख्या, 5 शहरों में बच्चों की संख्या, तो आगरा में कितने हैं चित्र, 1 2 3 4 5, और 1 की वैल्यू है 100 के बराबर, तो टोटल कितने हो गए, 500 बच्चे आगरा में हो गए। बरेली में 1 2 3 4, और 1 की वैल्यू 100 के बराबर, तो कितने हो गए, 400 हो गए। झांसी में 1 2 3 4 5 6 7, और 1 की वैल्यू 100 के बराबर, तो टोटल 700 बच्चे हो गए। मुरादाबाद में 1 2 3, 1 की वैल्यू 100 के बराबर, तो टोटल 300 हो गए। मथुरा में 1 2, 1 की वैल्यू 100 के बराबर, तो टोटल 200 हो गए। ऐसे हो गए। कुल अशिक्षित बच्चों की संख्या, सारे ही अशिक्षित हैं तो इनको जोड़ दीजिए, 500 400 900 900 700 1600 1600 300
1900, 1900, 200, 2100, यानी कि टोटल कितने हो गए? कुल अशिक्षित बच्चे 2100 हो गए। सबको हमने जोड़ दिया तो जोड़ने पर क्या आया? 2100। सिंपल है कि नहीं है? बिल्कुल ही सिंपल है भाई। आप बड़ी आसानी से इन सवालों को कर पाएंगे। अगला देखिए, किसी विद्यालय के 300 छात्र जो अलग अलग परिवहन से विद्यालय में आते हैं, उनकी सूचना पिक्टोग्राफ में प्रदर्शित की गई है, जहां एक चेहरा बराबर 10 है। यानी कि एक चेहरा की जो है वैल्यू वो कितनी है? एक चेहरा कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 10 बच्चों को ये रिप्रेजेंट करता है। एक चेहरा 10 बच्चों को। 300 बच्चे हैं, अलग अलग परिवहन से आते हैं। आपने देखा होगा ना, क्या स्कूल में सारे बच्चे एक ही साधन से आते हैं? नहीं, कोई साइकिल से आ जाता है स्कूल में, कोई थोड़ा सा ठीक ठाक होता है फैमिली से, अपना कार से आ जाता है, कोई स्कूल की बस से आता है, कोई अपना ऑटो रिक्शा से आ जाता है। तो अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऑटो रिक्शा से आने वाले जो बच्चे हैं उनको देखिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 सिंबल बने हुए हैं ऑटो रिक्शा से आने वाले। 6 चेहरे बने हुए हैं, 6 चेहरे, और एक चेहरे बराबर कितना था? 10 था। तो 6 चेहरे में कितने हो गए? 60 बच्चे ऐसे हो गए जो कि ऑटो रिक्शा से आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 चेहरे बने हुए हैं, 4, और एक चेहरे का बराबर है 10, हो गए टोटल 40। 40 बच्चे ऐसे हैं जो कार से आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 चेहरे बने हुए हैं, और एक चेहरे का मतलब है 10, तो टोटल 70 बच्चे ऐसे हैं जो साइकिल से आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 चेहरे बने हुए हैं, और एक चेहरे की वैल्यू है 10, तो 10 × 10, यानी 100 बच्चे ऐसे हैं जो बस से आते हैं। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेहरे बने हुए हैं, एक चेहरे की वैल्यू है 10, तो 30 बच्चे ऐसे हैं जो पैदल आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? सभी अलग अलग परिवहन से विद्यालय आने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने ज्ञात कर दिया, ऑटो रिक्शा से 60 आते हैं, यही तो हमने ज्ञात किया। यहाँ पे देखिए, ऑटो रिक्शा से 60 आते हैं, कार से 40 आते हैं, साइकिल से 70 आते हैं, यही तो हम पढ़ रहे हैं तब से। तो देखिए, ऑटो रिक्शा से 60, कार से 40, साइकिल से 70, बस से 100, पैदल 30। बस हो गया, सवाल खत्म। कितना आसान था। अगला देखिए, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। ठीक है। एक उद्यान है, कोई आपने देखा होगा पार्क वगैरह होते हैं, तो उस पार्क में क्या होता है, अलग अलग तरह के फूल लगाए जाते हैं। वहाँ फूलों के पौधे लगा दिए जाते हैं। कुछ आप गुलाब के लगा देते हैं, कुछ गेंदा के लगा देते हैं, कुछ रजनीगंधा के लगा देते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के आप वहाँ पर फूल लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ये कह रहा है। तो इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे? भाई यहाँ पे गुलाब के 300 फूल हैं, ठीक है, गेंदा के 250 हैं, जूही के 100 हैं, डहेलिया के 150 हैं, रजनीगंधा के 450 हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी पड़ेगी जो कि इनमें कॉमन हो। इनका HCF देखना पड़ेगा एक तरीके से। अब आप कहेंगे HCF क्या होता है? भाई पढ़ चुके हैं आप। तो इसका HCF आ जाएगा 50, यानी कि 50-50 के 6 सेट अगर हम लगाएंगे तो 300 आ जाएगा। गुलाब के 50-50 के 6 सेट लगाएंगे 300 आ जाएगा। गेंदा के 50-50 के 5 सेट लगाएंगे तो 250 आ जाएगा। जूही के 50-50 के 2 सेट लगाएंगे तो 100 आ जाएगा। डहेलिया के 50-50 के 3 सेट लगाएंगे 150 आ जाएगा। रजनीगंधा के 50-50 के 9 सेट लगाएंगे तो 450 आ जाएगा। तो हम क्या मान लेंगे? एक चित्र बराबर 50। हम क्या मान लेंगे यहाँ पर? एक फूल चित्र बराबर 50 फूल। ठीक है। यहाँ पे क्या मान लेंगे? एक फूल चित्र बराबर 50 फूल। तो यहाँ गुलाब के 300, तो गुलाब हम लिखेंगे। अब गुलाब के 300 है तो हमें यहाँ पर 6 फूल बना देंगे। 1 2 3 4 5 6, गुलाब बन गया। गेंदा के 250, तो यहाँ पर हम 5 बना देंगे गेंदा। 1 2 3 4 5। जूही के 100, तो यहाँ पर 2 बना देंगे जूही के 2। डहेलिया के 150, तो यहाँ पर 3 बना देंगे। 1 2 3।
रजनीगंधा के 450, तो यहाँ पर 9 बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे एक फूल को हमने 50 फूल क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर अगर हम 50 न माने तो 300 गुलाब यहाँ बन पाएंगे? बताओ, 300 गुलाब नहीं बन पाएंगे ना। कैसे बनाओगे? नहीं बन पाएंगे। यहाँ 450 रजनीगंधा बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। 450 नहीं बन पाएंगे। अब आपने कहा इसको 10 मान लो, 20 मान लो, तो भी तो इतना ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो हम बड़ी से बड़ी संख्या मानेंगे भाई। क्या मानेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या। HCF हमने यहाँ पे मान लिया है, इसको याद रखिएगा। मैथ जो है वो मानने वाला सब्जेक्ट ही तो है। माना इतने बराबर उतना, उतने बराबर उतना। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए। रमेश एक लड़का है, ये बचपन से ही पीछा नहीं छोड़ रहा है मैथ में। रमेश, सुरेश, यही सब तो रहता है। रमेश तो हमेशा ही रहता है मैथ के सवाल में, रमेश जरूर रहेगा। तो रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, जैसे गुलाब के 30 लगा दिए इसने, गेंदा के 25 लगा दिए भाई ने, जूही के 10 लगा दिए, डहेलिया के 15 लगा दिए और रजनीगंधा के 45 लगा दिए। तो आप बताइए कि एक फूल बराबर हम कितना मान लें? क्योंकि 45 फूल तो हम यहाँ नहीं बना पाएंगे भाई। तो एक फूल बराबर अगर हम 10 मानेंगे तो फिर हम 25 को क्या लिखेंगे? 2.5। ये 2 फूल पूरे और 1 आधा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम 10 नहीं मान सकते। अगर एक को हम 15 मान लें तो ये तो हो जाएगा, लेकिन इसको हम क्या मानेंगे? तो इसीलिए हम एक फूल को क्या मानेंगे? एक फूल बराबर 5 फूल मान लेंगे। ये सबसे आसान है, एक फूल बराबर 5 फूल। जब एक फूल बराबर 5 फूल मान लिया तो गेंदा के कितने फूल लगाने पड़ेंगे? तो आपने कहा एक फूल बराबर 5 और 6 फूल अगर गेंदा के लगाएंगे 30 हो जाएंगे। आपने कहा एक फूल बराबर 5, तो यहाँ पर गेंदा के 5 लगाएंगे तो 25 हो जाएंगे। एक फूल बराबर 5 तो जूही के 2 लगाएंगे तो 10 हो जाएंगे। डहेलिया एक फूल बराबर 5 तो इसके 3 लगाएंगे तो 15 हो जाएंगे। रजनीगंधा एक फूल बराबर 5 तो इसके 9 लगाएंगे तो 45 हो जाएंगे। समझ में आया? तो गुलाब के कितने लगा दें? 1 2 3 4 5 6 और 6 लगाएंगे तो 6 × 5 = 30। ठीक है, बल्कि इसको उल्टा लिख दें, एक फूल बराबर 5 माना था, 6 सेट लगा दिए। गेंदा में एक फूल बराबर हमने 5 माना था, तो हमने 5 लगाए तो टोटल 25 आ गया गेंदा। जूही में एक फूल बराबर 5 माना था, हमने 2 लगाए तो आ गया 10। डहेलिया में एक फूल बराबर 5 माना था, हमने 3 लगाए तो आ गया 15। रजनीगंधा में 5 माना था और हमने 9 लगाए तो आ गया 45। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये सब समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये, अभी तक का सबसे आसान चैप्टर। बस आपको ध्यान से समझ लेना, वरना वहाँ जब आएगा और आप नहीं पढ़े होगे, बिल्कुल भी नहीं देखे होगे, तो पक्का गलत होगा। क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा ना भाई, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। भले ही कितना भी आसान हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर से भाई, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूल लगाए गए हैं। नीचे दिए गई सारणी में इन फूलों की संख्या दी गई है। जैसे गुलाब के 300, गेंदा के 250, जूही के 100, डहेलिया के 150। अब यहाँ पे हम चाहते तो एक फूल बराबर 50 भी मान सकते थे, लेकिन इन्होंने, भाई साहब ने, एक फूल बराबर 25 मान लिया है। ठीक है, तो आप 25 मान के भी कर सकते हो। अगर आप 50 मानते तो भी आप कर पाते, कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने 25 मान के किया है, तो हम 25 मान के देख लेते हैं। तो आप देखिए, गुलाब का एक फूल जो है वो 25 फूल के बराबर है भाई, गुलाब का। तो एक फूल जब 25 फूल के बराबर है तो 300 के लिए आपको कितने लगाने पड़ेंगे? 25 चकु 100 होता है, 25 अट्ठे 200, तो यहाँ पे 25 के 12 लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तब ये जा करके 300 के बराबर होगा। यहाँ पे 250 में तो 25 के 10 सेट आपको लगाने पड़ेंगे, तभी 250 के बराबर होगा। 100 में 25 के 4 लगाने पड़ेंगे, तभी 100 के बराबर होगा। 150 में 25 के 6 लगाने पड़ेंगे। अब यहीं भाई साहब, एक फूल बराबर अगर 50 मान लिए होते ना तो और ज़्यादा आसान होता, लेकिन ये 25 मान के दिया है तो हम करवा रहे हैं। आप एग्ज़ाम में 50 ही मानिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए 25 माना, तो गुलाब के हम 12 बना देते हैं। यहाँ पे 12 ही तो बने हुए, 12 बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 यहाँ पे बनाए और एक फूल को आपने कितने के बराबर माना? 25 के बराबर बना दिया आपने। 12 टोटल कितने हो गए? 300। ये आपने पिक्टोग्राफ बना दिया फूल का। गेंदा के 250 हैं और आपने बना कितने दिए? आपने बना दिए यहाँ पर 10। एक फूल को आपने 25 माना, बनाए 10, हो गए कितने? 250।
जूही को एक फूल को आपने 25 माना, बनाए 4 हो गए 100। डहेलिया एक फूल को आपने 25 माना, बनाए 6 हो गए 150। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर ये आपको मामला समझ में आ गया। अब जो हमने अभी तक किया है उसी को ये समझा रहा है यहाँ पर, पिक्टोग्राफ का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं। तो सामान्यतः इसका उपयोग कुछ विशिष्ट वस्तुओं की संख्या जिन्हें प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे ही वस्तुओं को लेंगे हम जिन्हें चिन्ह या प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पता चला हवा को ले लिया, तो हवा को कैसे चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करेंगे? 1 हवा, 5 हवा नहीं, अब कोई चिन्ह होना चाहिए ना। फूल का चिन्ह बना सकते हो, कुत्ता बिल्ली को बना सकते हो। कोई प्रतीक 1, 10, 100, 1000 की संख्या को वस्तु के रूप में प्रदर्शित कर सकता है। चित्र सरल, स्पष्ट तथा आंकड़ों को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। ग्राफ के मानक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। देख लो इसको, बाकी आप समझ गए हो कैसे करना, वही ये बता रहा है। पिक्टोग्राफ में प्रस्तुतिकरण से संबंधित कुछ बिंदु हैं। ऐसे चित्र जिनका उपयोग पिक्टोग्राफ में कर सकते हैं, जैसे पक्षी हो गया, कीट हो गया, स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, आम, सेब, केला, इन सब का क्या कर सकते हो आप? आप इनका चित्र बना सकते हो, इनका इमेज बना सकते हो। चित्र, चिन्ह, प्रतीक रंगीन हो सकते हैं। इसके लिए लाल, नीला, हरा, पीला कुछ भी आप ले सकते हैं, सामान्य रंग ले सकते हैं अगर कलरफुल है। फलों के चित्र केला, सेब, अमरूद, अंगूर, आम आदि का उपयोग कर सकते हो। प्रस्तुतिकरण में माह का नाम, सप्ताह के दिन आदि का उपयोग भी ऊर्ध्वाधर कर सकते हैं। वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे। ठीक है, ये आपका क्या है? ऊर्ध्वाधर है, ऐसे कर सकते हैं आप। जनवरी में मान लो 10 लोग आए, फरवरी में मान लो 15 लोग आए, मार्च में मान लो 20 लोग आए, ऐसे। तो आप जनवरी फरवरी एक के नीचे एक लिख दोगे, इसी को आप बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। इसको कर सकते हैं। वार्षिक उत्पादन आंकड़ों को भी पिक्टोग्राफ द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर था बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे टॉपिक आपको देखने के लिए मिला। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसको एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी इसके बाद आपकी जो क्लास होगी वो आपकी सोशल साइंस की नहीं, आज क्लास किसकी होगी? आज आपकी CDP की क्लास होगी। इसके बाद आपकी CDP की क्लास होगी। थैंक यू।